जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं करवा रहा हूँ एनटीपीसी सीबीडी 2 के सेट, जिसमें से 10 सेट हो गए। आज 11वां करा रहा हूँ, जो कि 17/6/2022, शिफ्ट नंबर 1, लेवल नंबर 3। पहला क्वेश्चन कहता है tan थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर 2√3 और थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा इतना। इससे एक हिंट मिल रही है, यहां √3 का जो जन्म होता है tan थीटा में, तो वो थीटा बराबर 30 डिग्री पे भी होता है और 60 डिग्री पर भी होता है। इन दो वैल्यू पर √3 का जन्म हो जाता है। कैसे भाई? tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है और tan 60 का मान √3 होता है, तो जन्म हो जाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर नहीं फिट बैठेगा तो प्रोसेस से करेंगे। यहां थीटा बराबर 30 रखा तो ये 1/√3 आ गया, और यहां पर थीटा बराबर 30 रखा तो ये √3 हो जाएगा। cot 30 √3, इससे ये नहीं बनता, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम 60 रखने चले जाएंगे। tan 60 का मान रखा तो √3 होता है, और 3 cot 60 का मान 1/√3 होता है। जहां इसको रखा तो √3 प्लस √3 यानी LHS RHS के बराबर हो गया, यानी थीटा बराबर 60 पर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हम डायरेक्ट यहां रख देंगे कॉसेक स्क्वायर 60 का मान चाहिए। कहते हैं साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कॉसेक 2/√3 उसका स्क्वायर करोगे तो 4/3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4/3 हो जाएगा, सिंपल सरल वे में। आगे बढ़ेंगे। किसी ठोस लंबवती शंकु की आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतना है, इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है πr प्लस एल। यहां पर हमें एल की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे स्लेंट हाइट त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। तो हम यहां एक शंकु बना लेते हैं, सिंपल सा। हाँ, जिसकी त्रिज्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 दी गई है, हाइट 12, तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट्स होता है, जो कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि 5 12 13 हमारा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। खत्म बात, अब रख दो, हो गया सब कुछ। देखिए πr, तो 5 पाई तो ऐसे हो गया, 5 ऐसे, और L का मान 13 हमारा आया, 18 5 90, यानी राइट आंसर इसका 90 पाई आ जाएगा। सरल क्वेश्चन। कहता है y प्लस जेड 25 के है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 225, तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये जो चीज है अपनी ब्रेक हो जाती है किसमें? y माइनस जेड और y प्लस जेड में, और ये 225 ऑलरेडी हमें गिवन है। अगर आप यहां देखोगे कि y प्लस जेड का मान 25 है, ये वाला वैल्यू 25 है आपके सामने, तो यहां भाग दे दोगे तो y माइनस जेड हमारा 9 आ जाएगा। 25 गुणे 9 225 होता है, और y प्लस जेड हमारा गिवन है 25, और हमें z का मान चाहिए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके घटा देते हैं। घटाएंगे तो ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी 2z ऐसे, 25 में से 9 जाएगा, अपना 16 आ जाएगा, तो z बराबर 8 हो जाएगा। तो सरल वे में हमने z का मान निकाल लिया, और इसका आंसर 8 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है किसी परीक्षा में राकेश ने 92% अंक प्राप्त किए, उसी परीक्षा में किरण ने 96% प्राप्त किए। यदि परीक्षा का पूर्णांक इतना है, तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। टोटल मार्क्स है 375 का, एक्चुअल में पेपर है। राकेश ने इसी मार्क्स का 92% प्राप्त किया है,
और किरण ने इसी मार्क्स का 96। हमसे टोटल बोला जा रहा है तो इसलिए जोड़ रहे हैं। तो हम इस डेटा को जोड़ लेते हैं। 9 दूनी 18, 188% हो गया किसका? 375 का। अब मुद्दा आता है इसकी कैलकुलेशन को लेकर, या तो दिमाग लगाइए या ऐसा करो मोटा मोटा कि इसमें 25 से भाग दे दो। 25 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 12 3 15 बार में चला जाएगा। तो 25 का जब इधर भाग दिया तो इधर 25 का गुणा कर लो। 25 अट्ठे 200, 20 हासिल। 25 अट्ठे 200 और 20 220, 220 22 हासिल। और 25 और 22, 25 और 22 43। और ये परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अब 15 का गुणा कर लो। 15 सत्ते 105, 10 हासिल। 15 चौको 60 और 10 705 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर 3 का मल्टीपल देख लो भाई, 375 है तो मेरे देवता 720 भी 3 का मल्टीपल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और 705 भी 3 का मल्टीपल है। तो यहां पर हमें अपने विचारों को ध्यान रखना पड़ेगा। हां, लेकिन हम ये भले कह सकते थे कि ये 3 का मल्टीपल है तो 3 का ये, पर 9 का नहीं होना चाहिए, तो 720 नहीं हो सकता। उस केस में आप भले जा सकते हो कि हमें सिर्फ 3 का ही मल्टीपल देखना है, लेकिन 9 का मल्टीपल नहीं देखना। क्यों? समझ गए ना? क्योंकि यहां से तो नहीं बनेगा ना, यहां से भले बन जाए पर यहां से तो बनने के चांसेस नहीं, तो जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। क्लियर है? उस केस में आपका 705 डायरेक्ट सही हो जाएगा। कहता है 28 49 के एलसीएम एचसीएफ का योगफल ज्ञात करो। देखो, योगफल ज्ञात करो ऐसा बोल रहा है, ठीक है, मोटा मोटा। देखो 28 होता है 7 चौका 28 और 49 होता है 7 इंटू 7। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो सबका साथ सबका विकास, तो 49 गुणे 4 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 49 गुणे 4। और एचसीएफ की बात करूं तो यही हमारा दोनों में कॉमन है, तो 7 ये हो जाएगा। 49 गुणे 4 कहीं ना कहीं हमारा 196 होता है। और 7 को आप जोड़ दोगे क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ, तो 203 आ जाएगा। 203 इज द राइट आंसर। वैसे तो मुझे कई सारे 210 भी 7 का मल्टीपल दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और 196 भी 7 का मल्टीपल है। तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाएगा कि अगर आप सिर्फ 7 के मल्टीपल की ओर बढ़ोगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कहना दी गई संख्याओं में कौन संख्या 45 से विभाज्य होगी, यानी डिविजिबल होगी। अब 45 से डिविजिबिलिटी तो 9 और 5 से देखा जाएगा। याद रहे इसका एलसीएम तो 45 होना चाहिए, लेकिन जब भी ऐसा हो तो इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। हाँ, वरना आपके दिमाग में आएगा सर 15 और 3 क्यों नहीं देख सकते। तो 9 और 5, 9 से डिविजिबिलिटी और 5, तो 5 की डिविजिबिलिटी तो सभी में दिख रहा है कि सभी की यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से तो सभी जा रहा है। तो 9 पर हमारा फोकस, यानी डिजिटल सम 9 होना चाहिए। देखा जाए ये 10 ये 6 तो ये नहीं हुआ, ये 9 ये 6 नहीं हुआ, ठीक है। 7 5 12 6 18 ये है तो ये नहीं है। तो अपना आंसर आएगा डी। 1 2 3 7 5 इज द राइट आंसर। डिजिटल सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक ठोस धात्विक बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 mm त्रिज्या वाली एक समान गोलाकार गेंद बनाई गई। ऐसी अधिकतम कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं? बहुत अच्छी बात है। यानी जब भी किसी एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु को बनाते हैं तो आयतन का मैटर होता है, समझे कि नहीं? एक से दूसरे मिलाते हैं। तो यहां पर अगर मैं बेलनाकार छड़ के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर। तो ये 1.4 लिखा है सेंटीमीटर,
तो हम इसे बोल सकते हैं 14/10, 14/10, 14/10, क्योंकि आर स्क्वायर बोला जा रहा है और हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। वो पिघलाकर एन बनाए जा रहे हैं, क्या स्पेयर बनाए जा रहे हैं, गोलाकार गेंदे, ठीक है। उनकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर है। देखो एक बात को समझो बहुत अच्छे से, यहां पर 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, और 1 मिलीमीटर का मतलब यह भी होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो हम अपने क्वेश्चन को सेंटीमीटर में तब्दील कर देते हैं, यानी 2 मिलीमीटर लिखा है तो हम ये कह सकते हैं गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r³ r³ मतलब 2 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब। तो ये पूरा क्वेश्चन अपना सेंटीमीटर में तब्दील है। अब कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कीजिए। देखो पाई से ये पाई गया, 8 से ये 3 बार में गया, ठीक है। 100 से ये 10 आ गया, 100 से ये 10 आ गया, ठीक है। 4 से अगर आप देखोगे तो ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, और फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम कह सकते हैं 21 × 21 441 ऐसे हो जाएगा। और इस 10 का गुणा करोगे तो ऐसे, और यही अपना n का मान हो जाएगा। 4410 इज इक्वल टू n, यानी जो नंबर ऑफ गेंदें निकालनी है वो आप ऐसे निकालेंगे स्मूथ वे में, ठीक है। कोई डाउट नहीं किसी को, समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है 80 विद्यार्थी वाली क्लास में, क्लास का 1/10 भाग चॉकलेट, मतलब चॉकलेट डी को पसंद करता है। तो टोटल इसमें कितना है 80 है, टोटल 80 लोग हैं। इसका 1/10 चॉकलेट डी को पसंद करता है, तो इसका 1/10 10 से भाग दोगे, यानी 8 चॉकलेट डी को पसंद करता है। और क्लास का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। इसका 1/20 निकालोगे, यानी 20 से भाग दोगे तो 4 आया, चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर, यानी इस 8 और इस 4 का हमें अंतर चाहिए, जो कि 4 हो जाएगा। 8 4 का अंतर 4 हो जाएगा, यानी आंसर इसका 4 आएगा। क्लियर है ना सरल? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सरल क्वेश्चन, ये भी सदाबहार पैटर्न पे। कार्तिक और स्नेहा एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में पूर्ण कर सकती हैं। कार्तिक और स्नेहा किसी कार्य को 25 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। स्नेहा और माधुरी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में, माधुरी और कार्तिक उसी कार्य को मिलकर 15 दिन में। अब कह रहा है यदि वह तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते तो उन्हें उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, ऐसा बोला गया। बड़ा सिंपल वे में है कि इसको एलसीएम ले लो और सदाबहार एलसीएम, इसका एलसीएम 300 ले लीजिए, यही अपना टोटल वर्क हो जाएगा। अब इस 300 को जब 25 से भाग दोगे क्षमता 12, 20 से भाग दोगे 15, 15 से भाग दोगे 20, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यहां देखा जाए 2 बार कार्तिक, 2 बार स्नेहा, 2 बार माधवी या माधुरी, ठीक है। इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये अपना डेटा आता है 47 एफिशिएंसी, लेकिन 2 बार के, 2 बार एस, 2 बार एम का है। तो एक्चुअल एफिशिएंसी अगर हमें चाहिए तो ये 6 लोगों की 47, हमें 3 लोगों की चाहिए तो 2 से भाग देंगे। इट मींस हमारी कैलकुलेशन जा रही है 300/47/2, तो 2 का गुणा यहां हो जाएगा, ठीक है, 2 का गुणा यहां हो जाएगा, तो 600/47 आ जाएगा। जब इससे भाग देंगे तो 12 पॉइंट समथिंग की ओर जाएगा।
ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग की ओर। तो 13 दिन हमारा लगभग में आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं, लगभग में 13 डेज हमारा आंसर पहुंच जाएगा। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है हिमानी 8,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत में 500 खर्च करती है। तो देखो 8,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और 500 खर्च कर दिया मेंटेनेंस में, तो वॉशिंग मशीन कितनी की हो गई? 8500 की पड़ी कि नहीं पड़ी? पहले बोलो हाँ भाई, 8,000 की चीज खरीदी, 500 और लगा दिए, 8500 हमको पड़ा। फिर इसे 20% लाभ पर बेचती है, तो 20% लाभ इसका ही, इस डेटा का 20% लाभ निकालोगे, यानी 1/5 यानी 1700 रुपया लाभ हो जाएगा। तो इसको 10,200 रुपए में बेच रही है। उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और 10% की हानि पर बेच देती है। देख रहे हो, अब उसको मिला 10,200 रुपए, इससे एक फिर से वॉशिंग मशीन खरीदती है और 10% हानि पर बेच देती है। 10% हानि यानी 1,020 रुपए का चूना लग गया। 10% हानि 1,020 का चूना लग गया, तो 1,020 इसी में ही कम कर दो। ठीक है, जब आप कम करोगे तो 100 में से 80 ये आ गया, 180 ये हो जाएगा। तो अब हमसे कहता है उसकी कुल हानि या लाभ ज्ञात करो, यानी 8500 रुपए की चीज अगर 9180 रुपए में बेची जाती है तो उसे 680 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। भाई 680 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो राइट आंसर 680 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से करो। देखो एग्जाम टाइम में हमें जितना स्मूथ वे से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वैसे करो, ज्यादा बेटर रहता है। भाई क्वेश्चन पढ़ते गए, अपनी कंडीशन लिखते गए, तो जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? आंसर आपके सामने 680। ठीक है, कहता है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर। तो एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे जो कि आपके सामने, हाइपोटेनस आपके सामने 13 है। फिर हमसे कहता है क्या? अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो फिर से ट्रिपलेट्स है, अब इनमें से किसी को भी 5 चिपका दो, मान लो इसे चिपका दिया तो ये निकालेंगे। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में 5 12 13 अपना ट्रिपलेट्स होता है। 5 ये 13 ये, तो 12 ये हो जाएगा। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर मुझे इस राइट एंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 12 गुणे 5 हो जाएगा। 12 पंचे 60/2 यानी 30 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। 11 का आंसर अपना 30 हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है। इसको थोड़ा सा पहले समझ लो, क्योंकि इसने एक शब्द यूज कर दिया माध्यिका यानी मीडियन। पहले समझो, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज है, अगर मैं इसके अंदर एबीसी कह दूं, एडी इसकी माध्यिका है, तो माध्यिका का काम होता है भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करना, पहली बात। साथ ही साथ ये दोनों एरियाज भी बराबर भाग में डिवाइड हो गए। ऐसे मैंने कह दिया ये भी माध्यिका है और ये भी माध्यिका है। तो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड बोला जाता है। साथ ही साथ इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ये रेशियो होते हैं ये 2:1 के रेशियो से होते हैं। जैसे अगर मुझसे कह रहा है एजी और जीडी का रेशियो क्या होगा, तो 2:1 होगा। लेकिन अगर आपके मन में ये आता है सर वाई क्यों ऐसा होता है, तो वो भी समझ लो आज। एक्चुअल में देखो, एक पार्ट दो पार्ट समझो।
ये दो पार्ट हैं, ये मतलब ये अगर अपना बेस है, ये अपना आधार है, इसमें दो के एरिया आ रहे हैं, और ये अपना आधार है तो उसमें सिर्फ एक का एरिया आ रहा है, दो का नहीं, वरना इसमें दो का आधार। समझ गए? इसलिए 2:1 के रेशियो में ही ब्रेक होता है। समझ गए? बिल्कुल प्रॉपर बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से अगर हम कहेंगे ये आधार और ये दो भाग, तो ये देखो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये अपना क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, चार भुजाओं वाला। लेकिन अगर मैं ए जी बी की बात करूं तो ये बेस, तो ये दो एरिया को कवर कर रहा है। और समझो, जब भी सेंट्रॉइड की बात हो रही है, सारे हर एक पार्ट का एरिया बराबर होता है, हर एक पार्ट का। समझ गए? तो एजी अपॉन जीडी का रेशियो 2:1, वैसे ही बीजी अपॉन जीई का रेशियो 2:1, सीजी अपॉन जीएफ का भी रेशियो 2:1 होता है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है ट्रायंगल एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है। ये कह रहा है बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जी पर मिलती हैं। जिसे सेंट्रॉइड बोला जाता है। हमसे एजी और डीजी के बारे में बात कर रहा है, जब वो बात ही उसी की कर रहा है जो अभी डिस्कस किया, यानी एजी और डीजी के। तो ये 2:1 का रेशियो, यानी 7y - 3 अपॉन 3y, ये 2:1 के रेशियो में, बस इसी को कैलकुलेट कर लो। 7y - 3 बराबर 6y, तो y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। अब हमसे कहता है एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एडी की लंबाई क्या होगी? इन दोनों का योग होगा, इस डेटा का योग, यानी 10y - 3 होगा। y3 है तो 30 में से 3 गया 27, यानी 27 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 27 आएगा। पहले बहुत मेन मीडियन मोड के क्वेश्चन आते थे, अब बहुत ना के बराबर हो गए। अब एसएससी में जाओगे तो 2017 एसएससी मेंस के क्वेश्चन देखोगे, गजब के क्वेश्चन थे, ठीक है। समझ गए? यहां कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ये एक सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेट कर लो सिंपल वे में। देखो पहले तो सब लिख लेते हैं, 9/15 ऐसे लिख दिया, 45/81 ऐसे लिख दिया, सारा मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि सिंबल वही बने। बस 49/6 भी लिख लो, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गया, 2/7 हो गया, 24/5 हो गया। कोई डिवीजन का सिंबल नहीं है ना, तो इसलिए इसको ऐसे कर लो। अब सिर्फ काटना है, अगर आप सही से काट ले गए तो आंसर आ जाएगा। मोटा मोटा देखो, 9 से 9 बार में, और 9 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, इसको यहां हो गया, ठीक है। फिर देखो 16 क्या है, 48 3 बार में, 3 से 3 गया, 5 से ये 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, 7 से ये 7 बार में, तो 7/2 ही बचा, और इसी को 3.5 बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3.5 आ जाएगा। क्लियर है? और ऐसे ही करना, थोड़ा पेशेंस के साथ करना, ठीक है, पेशेंस के साथ हो जाता है। क्लियर है? कहता ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पे दी गई धनराशि 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, धनराशि और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। अब कोई पैसा 2 ईयर में 3025 हो जाता है, वही पैसा 3 ईयर में 3327.5 हो जाता है। धनराशि और वार्षिक ब्याज दर
क्या होगी। मोटा मोटा समझो, इतने से इतना हो जा रहा है तो दोनों का अंतर इससे वो 10% है एक्चुअल में देखा जाए तो। घटा लो मेरे भाई, जब घटाओगे तो ये 302 रुपया 50 पैसे का अंतर आ रहा है। इस पे देखोगे 3025 पर इंटू 100 देखा ये जाए, इससे ये 10 बार में गया, 10 से ये 10 आ गया, तो 10% अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देखो मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी 1 साल का अंतर हो सीआई में, तो सीआई एसआई परसेंटेज प्रॉफिट सब बराबर होता है। 2 साल में कोई पैसा इतना हमने बैंक में जमा किया, तीसरे साल में इतना, तो यहीं से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर, और ये एज ए प्रिंसिपल, ये एज ए अमाउंट। ठीक है, समझ गए। 10% अपना आ गया, लेकिन बात आई प्रिंसिपल की, तो समझो अब यहां से ये 2 साल का पैसा लगा तो किस रेट से जा रहा है, तो देखा जाए 10:10% से जा रहा है, यानी 10 की चीज 11 हो रही है। लेकिन ये मुद्दा कितने साल का है, 2 साल का है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 रुपया लगाओगे 121 पाओगे, यही 121 बराबर 3025 के। तो साफ साफ दिख रहा है कि 25 का गुणा हो रहा है। जब 25 का गुणा हो रहा है तो अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो 2500 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, मोहब्बत से बताया। तो राइट आंसर इसका 2500 और 10% आएगा। 14 का सही आंसर आपके सामने। समझ गए, सिंपल सरल वे में, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये भी एक तगड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। कहता है ए किसी काम को 45 दिन में कर लेता है, बहुत अच्छी बात। बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्य कुशल है। हमेशा ये हो तो इंग्लिश दिखना, मोर एफिशिएंट देन ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंग्लिश वर्जन। तो एफिशिएंसी हमें एबीसी के बारे में चर्चा कर रहा है कि बी ए की तुलना में 50% अधिक क्षमता वाला है। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी अगर ए 2 लड्डू बनाता है तो बी 3 लड्डू बनाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कह रहा है सी ए से तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। 3 गुना, 3 टाइम्स। देखो यहां मोर नहीं लिखा हुआ है, इसमें मोर लिखा है। तो सी 3 गुना, तो ये 2 लड्डू बनाता है तो इसका 3 गुना ये 6 बनाएगा। इंग्लिश वर्जन हमेशा उन्होंने एक साथ कार्य किया, लेकिन कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले सी ने छोड़ा। तो अब अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझो। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा। एक दिन में 2 लड्डू बनाता है तो 45 दिन में 90 लड्डू बनाएगा, तो एक्चुअल टोटल वर्क अपना ये है 90 लड्डू। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन ये है कि एक साथ कार शुरू किया, लेकिन कार पूरा होने के 7 दिन पहले सी छोड़कर जा रहा है। अब याद करो, जब भी पहले वाला केस मैंने बताया था, पहले वाला, तो पहले जा रहा है तो इसके लड्डू को जोड़ो। सी एक दिन में 6 लड्डू बनाता है और 7 दिन पहले जा रहा है तो 7 छंग 42 लड्डू जोड़ दो। ठीक है, और सी को जाने ना दो, तो 90 और 42 132 लड्डू टोटल हमारा हो गया। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। अच्छा, वो हो गया। संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा, टोटल की बारे में बात कर रहा है। तो अब हमने सी के 42 लड्डू जोड़ दिए, यानी सी भी अब नहीं गया। 6 3 9 2 11, यानी 11 क्षमता से हम यहां भाग दे देंगे तो 12 दिन आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना इस चीज को कि अगर पहले छोड़ के जा रहा है तो उसके लड्डू को जोड़ दीजिए और जाने ना दीजिए। तगड़ा क्वेश्चन है, जब पेपर में करोगे तब समझ में आएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यानी आप ये समझो 100 रुपए की चीज है तो वह 130 रुपए पे बेचता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती। अब पहले ये समझो, एक्चुअल में ये अपना सीपी है
और ये अपना एसपी है, लेकिन उसने कहा क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती, यानी नया सीपी अपना अब 125 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती, विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि यानी 130 था, अब इसका 10% निकालोगे तो 13 इसमें जोड़ दोगे, यानी 143 पर बेचोगे, ये सेलिंग प्राइस, यानी 125 की चीज 143 पे बेची जा रही है। तो नया प्रतिशत लाभ क्या है, 125 चीज 143 में, तो 18 रुपए का लाभ हो रहा है। 125 की चीज 143 में, तो 18 का लाभ किस पे निकालोगे, तो सीपी पर 125 से भाग दोगे और गुणे 100 कर दोगे, बस हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। कहते 25 चौका होता है, 25 पंजा होता है, 18 चौको 72/5 यानी 14.4 आ जाएगा। तो 14.4% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। इसका सही आंसर आपके सामने 14.4, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है माधवी 9:25 AM पर अपनी यात्रा शुरू करती है और 9:39-24 AM तक 24% दूरी तय करती है। यदि वह समान चाल से चलती तो अपने गंतव्य स्थान पर कितने समय पहुंचेगी। अब एक बात को समझो, 9:25 पे चली, 9:39 पे, तो यहां 14 मिनट और 24 सेकंड का समय लग गया और इसमें उसने 24% दूरी तय कर ली। कार तो यही हुआ ना, बोलो हाँ। अब हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 14 मिनट और 24 सेकंड जोड़ दीजिए, 840 और 24, 864 सेकंड का मतलब 24% हो जाएगा। अगर मैं 1% निकालूं तो 24 ત્યાં 72, फिर 144 है, यानी 1% एज ए 36 सेकंड का आ रहा है। और हम जानते हैं कि 1 घंटे में जो होते हैं वो 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में, अब ये तो हमने आपको ट्रेन में बहुत बताया है कि 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं, 60 गुणे 60। तो 1% अगर 36 सेकंड के है तो 100% कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो इत्थे 2 जीरो इत्थे, यानी 3600 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 100% करना है। और 36 सेकंड को 1 घंटा बोलते हैं, यानी 9:25 AM में अगर आप 1 घंटा जोड़ोगे तो 10:25 आ जाएगा। प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में करोगे तब एहसास होता है, समझ गए। तो 10:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए, बहुत अच्छी बात है, और वे 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। हमने पहले बताया है कि किसी बच्चे को फेल नहीं होने देंगे। अगर अंक कम है तो अंक दे के पास करेंगे, और अगर ज्यादा है तो वापस लेकर पास करेंगे, सिर्फ पास ही करेंगे। तो एक बच्चा है, यानी मैं समझ लो मेरे 45% अंक आए, मैं 18 अंकों से फेल हो रहा हूं, तो मुझे 18 अंक देकर पास कर दिया गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। यानी 65% अंक प्राप्त हुआ और 6 अंक अधिक, तो इसके 6 अंक कम करोगे, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हमसे कहता है भैया अधिकतम बता दो, अधिकतम बता दो। तो देखो मोटा मोटा 6 इधर आएगा तो ये 24 हो जाएगा, 65 में 45 जाएगा तो 20, यानी 20% का मान 24 अंक हो जाएगा। 20% अगर 24 अंक की हो जाएगा तो 100% यानी 5 का इत्थे और 5 का उत्थे, 100% 120 अंक हो जाएगा। इसका आंसर 120 आएगा। मैक्सिमम मार्क्स एज ए 100% पूरे में से पूरे, तो 24 गुणे 5 120 अंक हो जाएगा। समझ गए, था सरल।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां कहता है 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका HCF 18 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो अगर HCF 18 बोल रहा है तो हर एक संख्या 18 का मल्टीप्लाई होगी, सीधी सी बात है, 18 का मल्टीप्लाई। तो ये 17 है अपने पास, इसमें 18 का मल्टीप्लाई आपको करना है मोटा मोटा, ठीक है, तो कर लो। यूनिट प्लेस देखो 8 7 56, एक ही के लास्ट में 6 आ रहा है, 306 आंसर, सोचना ही नहीं। हाँ आपके तो गुणा करो, क्या कोई जरूरत ही नहीं, 306 आंसर। ये तगड़ा क्वेश्चन दे दिया। आंकड़े के निम्नलिखित समुच्चय के माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है, इसी क्रम में ज्ञात कीजिए और सभी का मान दशमलव स्थान तक ज्ञात करिए, ठीक है। अब पहले एक चीज समझो, अगर हमको माध्य निकालना है, माध्य पहले समझना, माध्य एक तरीके से हमारा माध्य एवरेज होता है, हमें सारा डेटा जोड़ना पड़ेगा और नंबर ऑफ टर्म से हमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग माध्य पहले निकाल लेते हैं, जोड़ना ही पड़ेगा, आप ईमानदारी जोड़ लो। 9 7 16, 16 8 24, 24 5 29, 6 35, 7 42, 9 51, 52 53, 54, 54 7 61, 69, 70, ठीक है, 75 और 75 7 जोड़ेंगे तो 82 और 5 87, 8 कैरी हो गया, हासिल जिसे बोलते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक बार ये वाला जोड़ा था कि नहीं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 जोड़ लिया था 8 को, वो मेरे दिमाग से उतर गया। 307 अपना डेटा आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स देखो, 4 4 8 4 12 4 16 3 19, 307 बटा 19 हो गया। अब एक बात को सुनो, ये एग्जैक्टली 16 बार में तो जा नहीं रहा है क्योंकि 54 होता है, यहाँ 7 है, तो यहां पर देखो ये 16 है, ये 0 है, ये 16 है, ये 16.6 को भाग दोगे तो लगभग 16.16 ही आएगा, यानी डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी से चल रहा है। हो गया मुद्दा खत्म। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे माध्यिका भी निकालना चाहिए, बहुलक भी निकालना चाहिए, उस केस में आप एक स्टेप आगे बढ़िए, ठीक है। माध्यिका कैसे निकालोगे? माध्यिका निकालोगे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखकर। तो सबसे छोटा कौन है? 0, फिर 0 है, 2 बार 0, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, 7 से बड़ा 10 आया, फिर 11 आया, फिर 12, फिर 13, 13 के बाद 16 आया, 17 आया, 19 आया, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन हमने काउंट कर लिया था कि इसमें 19 पद है, एक और जोड़ देंगे बटा 2, यानी 10वां पद हमारा क्या होगा? इसका माध्यिका होगा। 10वां पद 3 3 6 3 9 10, ये हमारी माध्यिका होगी। तो आगे के टर्म्स आप लिखो चाहे ना लिखो, मुद्दा खत्म। क्लियर है? तो ये अपना 16 भी मिल गया। अब बात आती है बहुलक, जो सबसे अधिक बार है, वो सिर्फ यही है 2 0 जो कि आपके सामने है, तो 0 हमारा बहुलक हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी का डी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी 307 बटा 19 लिखा है ना, पेपर टाइम एहसास होता है, ठीक है, आदत डालना।
कलम चलाने की। ठीक है, कहता है दिए गए विकल्पों में कौन सा लगभग, अभी लेटेस्ट में भी नियरेस्ट के ही क्वेश्चन आए थे एएलपी में, देखा जाए ये अपना 120 हो जाएगा, एएलपी प्री की बात हो रही है, ये 120 हो जाएगा। इसको देंगे तो ये अपना 15 हो जाएगा, ये 25 ऐसे, ये अपना 20 हो जाएगा और ये अपना 5 हो जाएगा। बस कर लो कैलकुलेशन, डिवीजन तो 15 से 120 डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 गुणे 25 ऐसे, और ये अपना 100, 200 में से 100 गया, 100 आ गया, यानी 21 का आंसर 100 हो जाएगा। 21 का राइट आंसर 100 आ जाएगा। सरल था, हो गया एक ही बार। ठीक है, बड़े आराम से करो। कहता है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, जैसा बोल रहा है आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई को x रखो, ये 2 गुनी हो गई यानी 2x, इसके विकर्ण की लंबाई इतनी। अब इसका अगर डायगोनल निकालोगे ना मेरे भाई तो पाइथागोरस लगाओगे, 2 का स्क्वायर 4, ये यानी √5x आ जाएगा। और हमको जो डायगोनल दिया गया है वो √5x बराबर 6√5 के, यानी x का मान 6 आ जाएगा, यानी एक भुजा 6 और दूसरी भुजा 12 हो जाएगी। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो 12 6 18 दूनी 36, यानी इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो अपना 36 हो जाएगा, तो 22 का आंसर 36 आएगा। ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यार समझना। तेरा रवि शहर ए से बी तक और बी से ए तक 4 घंटे का समय लेता है, कुल यात्रा के दौरान इतना है, तो शहर ए और बी के बीच की दूरी क्या है। देखो हमने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बोलो हाँ। अब टोटल डिस्टेंस समझो, ए से बी गया तो डी डिस्टेंस तय किया, और बी से ए आया तो डी डिस्टेंस, लेकिन हमसे ए की बी की डिस्टेंस पूछी गई, यानी एवरेज स्पीड हमारा 68.3 लिखा गया, लेकिन डिस्टेंस हमारी 2D हो जाएगी और 4 घंटे का समय लग रहा है। बस खत्म बात। कहते हैं 2 से ये 2 बार में गया और 2 का गुणा करो, हमसे जो डिस्टेंस पूछा गया है वो निकल आएगा, 12 1 13, 136.6 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आएगा वो 136.6 आ जाएगा, है ना सर। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसको सॉल्व करना है। 5 ऐसे लिखेंगे, 12 तो 4 त्याएं 12, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और √3 ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये 9 त्रिका 27 तो 3 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा, 25 त्याएं 75 तो 5 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा, और ये 64 तीना होता है तो 8 √3 ऐसे हो जाएगा। कहने का सेंस आप समझ ही गए होंगे कि इसे हम लोग 10 √3 बोलेंगे, इसे 18 √3 बोलेंगे, इसे 20 √3 बोलेंगे और इसे 8 √3 बोलेंगे। बस कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो ये अपना हो गया 18, ये माइनस का 2, 18 में से 2 गया तो 16 √3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का ए जो आएगा 16 √3 आ जाएगा, 16 √3। क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बहुत स्मूथ वे में बता रहा हूं। यहां हमसे कह रहा है एससी अब बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें a - b, इससे भी a - b मिल जाएगा, इससे भी a - b,
फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, यानी a माइनस बी इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसमें सोचना ही नहीं, सभी में a माइनस बी कॉमन है, यहां सिंगल टर्म्स में लिखे हुए ऑप्शन, दूसरा पद ही नहीं दिया, तो काहे को सोचे। ठीक है, कहता है ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, ए किसी काम को 45 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में निपटा सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ा, तो पहले तो यहां खेल लो, 45-40 का एलसीएम ले लो, 360 टोटल वर्क हो गया अपना। 45 से भाग दोगे 360 को तो 8 बार में जाएगा, और 40 से तो 9 बार में। अब कंडीशन करते, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ा, बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में कर लिया। बी कहता है कि मैं एक दिन में 9 लड्डू बनाता हूं। अगर सर मुझसे आप 23 दिन काम कराना चाहते हो, 23 गुणे 9 लड्डू बना लीजिए, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 9 दुनिया 18 और 2 20, यानी 207 लड्डू बी ने बना लिए 23 दिन में। तो इससे ये घटा दोगे तो कहीं ना कहीं 153 लड्डू आ गए। कितने आ गए? 153 लड्डू आ गए। अब 153 लड्डू ये साथ में मिलकर बना रहे होंगे ए और बी। अब एक दिन में कितना लड्डू बना रहे हैं? 17। 153 बनाना है तो 153/17, यानी 9 दिन साथ में मिलकर काम किया होगा ए और बी ने। उसके बाद ए ने छोड़ा होगा, यानी 9 डेज इज द राइट आंसर। है ना सरल? 9 डेज इसका आंसर आ जाएगा। क्या दोस्तों, अभी जब एएलपी का पेपर हुआ था 2024 दिसंबर में, तो पहले सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया था। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं इतनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी स्केलिन वाला फॉर्मूला, कोई ट्रिपलेट्स नहीं है, ये स्केलिन विषम बाहु त्रिभुज वाला फॉर्मूला। अब उसमें आपको मालूम है कि एस अर्ध परिमाप होता है, ये 12, 15, 21 का योग बटा 2, इसको जोड़ो, कहीं ना कहीं 48/2, यानी अर्ध परिमाप 24 आ गया, सेमी पैरीमीटर। अब देखा ये जाए कि अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। एस ऐसे जिसका मान 24, 24 में से 12 गया, 12 आया, 24 में से 15 गया, 9 आया, 24 में से 21 गया तो 3 आया। ये अपना क्षेत्रफल हो जाएगा, ये अपना क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है भाई, स्केलिन का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको निकालो, सभी में रूट 6 है तो रूट 6 बचेगा, यानी यहां से 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 12 36 का 6 बाहर आ जाएगा, ये 6 को 24, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और रूट 6 अंदर रहेगा, यानी 18 दूनी 36 रूट 6, ये डेल्टा का मान हो जाएगा। तो 36 रूट 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 36 रूट 6 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल शब्दों में आ गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते 28 में कहता है x की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात इतना है 2:3:5। तो कोई x है और उसको 3 भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं, एक 2:3 और 5 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। कहता है बी और सी के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर इतना है। तो देखा यह जाए कि 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो 2 है, और जो कि अपना 5940 के है, यही तो अंतर बोल रहा है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। तो आप खुद देखो मेरे भाई इस डेटा को, जब इस डेटा को देख रहे होगे 2 3 5, ये टोटल 10 हो जा रहा है, यानी 2 में किसका गुणा करे कि 10 हो जाए? 5 का। तो इसमें भी 5 का ही आप गुणा कर दीजिए, 0 ऐसे, 5 चुका 20, 2 हासिल, 45 2 47, 4 हासिल, 25 4 29, यानी 29700 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 29700 आंसर हो जाएगा।
है ना सरल। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये अभी भी लेटेस्ट में भी ऐसे चल रहे हैं। 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्ष बाद इतना हो जाती है। मिश्र धन इतना, धनराशि कितना। 2024-25 में भी ये मिला है। ठीक है, अभी आरपीएफ कांस्टेबल के सेटों में भी ऐसे फर्जी क्वेश्चन है। देखो, प्रिंसिपल हमेशा एज ए क्या होता है, 100% होता है, सभी बच्चा जानता है। पहले बोलो हाँ। और 14.5% एक साल का, तो 6 साल का 72% हो गया। 14.5 गुणे 6, 72 कैसे हो गया? 14 गुणे 6 84 और 3 87% हो गया। 72 नहीं, 87% हो गया। ठीक है, तो 100 में 87 जोड़ देंगे, यानी 187% हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ये बराबर 13464 के हो जाएगा। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए। यहां यूनिट प्लेस पे 7 है, यहां 4 है, तो ये किससे बन सकता है? क्या 7 से बन सकता है? 7 छंग 42 नहीं बन सकता। 8 से 56 से 4 नहीं बन सकता। 2 से बन सकता है, 7 दूनी 14। 5 से नहीं बन सकता, यानी यहां पर 72 का गुणा होगा। सीधी सी बात है, ये आप कॉमन सेंस लगाइए, वरना ईमानदारी से भाग दीजिए। और हर चीज अपने आप में 100% होती है। 2 जीरो लगा दोगे। 7200 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 7200 आ जाएगा। कहता है इतने इतने संख्या का औसत 23 है, n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बड़ा सिंपल है, इसको जोड़ लो, साफ साफ दिख भी रहा है कि जुड़ रहा है, और n यहां 3 गुना हो जाएगा, यानी ये 69 ऐसे, और जोड़ लीजिए। 1 रुपया ऐसे हुआ। 30 और 18 कितना होता है? 48 प्लस n, n बराबर 21 आ जाएगा। 21 आंसर। सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा दिमाग देखो, एक चीज समझो, ज्यादा सॉल्व करने चक्कर ना पड़ा, यहां जीरो लगा लो। अब मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, वहां तो जीरो है। 4 में से 8 जाएगा, यानी 14 में से 8 जाएगा, तो 0.186 होगा। एक ही ऑप्शन है 16.56, इसी के लास्ट में 6 आएगा। तो बाकी पूरा देखने की जरूरत नहीं, भले क्वेश्चन गलत हो क्या हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपका टिक इसी में ही होना चाहिए। 16 और एक अन्य संख्या y का गुणनफल इतना है। फिर कह रहा y को 16 से भाग देने पर क्या आएगा? तो मेरे भाई y को 16 से भाग देने पर, तो मोटा मोटा अगर हम भाग ना भी दे रहे हैं तो हम तो ऐसे लिख दे रहे हैं, अपॉन 16, ये y का मान हो गया। और y को 16 से भाग, यानी यहां 16 से भाग, तो यहां पर भी 16 से देंगे। तो ये अपना डेटा 460.8 अपॉन 256 हो गया। ऑप्शन में आ जाओ। 6 से 8 बनाने की कला आप जानते ही हो, क्षत्रिक 18 भी होता है, 18 भी होता है, पर 256 दूना 512, तो दुगना कहीं है नहीं, तो दो वाले तो आंसर कट जाएंगे। ये आएगा 1.8 आएगा, ये नहीं आएगा। इसको जब भाग दोगे तो 1.8 आ जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना भाई। 256 दूना 512, तो ए और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब 6 में किसका गुणा करें कि 8 बन जाए? 8 छंग 48, तो एक ही बन रहा है 1.8। ठीक है, ये दिमाग लगाइएगा। कह रहा ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसे हम लोग आइसोस्केलस बोलते हैं। ये लग नहीं रहा, ये फिर से बनाएंगे।
ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये अपना आइसोस्केलस है। इसमें कह रहा है ए बी ए सी के बराबर है, जहां ए बी ए सी के तो इनके आधार के दोनों कोण भी बराबर होंगे। फिर कहता है बी ए सी अगर 50 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता है 180। 180 में 50 जाएगा 130, ये जहां दोनों बटेगा, यानी ये 65 होगा और ये भी 65 होगा। बोलो हां। फिर कहता है भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाए, बीसी को डी तक बढ़ाया जाए। फिर कहता है एसीडी का माप क्या होगा, एसीडी का माप। अब आप अच्छे से जानते हो एक्सटर्नल एंगल के बारे में बात कर रहा है ये वाला, तो ये 180 माइनस 65 हो जाएगा, यानी 115 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर 33 का अपना 115 डिग्री आएगा। सिंपल है, सरल है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, समझ गया। अब ये क्वेश्चन कहता है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो 15,000 की राशि 2 वर्षों में, ठीक है, एएलपी शुरुआत में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, वहां 3% था, यहां 2% है। देखो 15,000 का 2 साल का सीआई निकालना है बस, और कुछ नहीं। 2% परसेंटेज 2 जीरो खा गया तो ये 300 आ गया, फिर 2% 2 जीरो खा जाएगा तो 6, 2 साल तो 2:1, यानी 606 रुपए आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे 35 को बड़ा सिंपल वे में। हाँ, यहां डिवीजन सिंबल दे दिया है इसलिए कायदे में करना। तो पहले ब्रैकेट में खेल लेते हैं, ये 9 बार में, ये 7 बार में, 7 से ये 2 बार में, 43 से ये 2 बार में, 9 को 36 से ये 2 बार, यानी 27/5 ऐसे गुणे 15/81 ऐसे, और ये डिवीजन में है तो रिवर्स हो जाएगा तो 2 ऊपर आएगा। अब काट लो और अच्छे से। कहते हैं कि 27 से ये 3 बार में जाएगा और 15 से ये चला गया, यानी यही 2 बचेगा, तो 2 इज द राइट आंसर। ये शिक्षक वाला क्वेश्चन सभी को आता होगा। कहता है क्या कि किसी क्लास में 34 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो 34 लोग हैं जिनका औसत 12 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु को भी गणना में शामिल किया जाए, यानी हमको पकड़ लाए कि आओ आप भी, तो अब 34 की जगह कितने हो गए, 35 लोग हो गए। कह रहा 1 वर्ष की वृद्धि हो गई तो 12 से अब 13 हो गया शिक्षक की आयु। देखो वैसे तो 35 गुणे 13 माइनस 34 गुणे 12 कर लो, आपको शिक्षक की आयु मिल जाएगी। लेकिन दया, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखो यहां पर 1 की वृद्धि हुई, यहां पर भी 1 की वृद्धि हुई। हमने आपको हमेशा बताया इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो। बाहर प्लस है तो प्लस का सिंबल लेके चलते हैं, तो 13 1 कम 13 हो गया, और 34 ऐसे जोड़ लो। यानी मैं कितने साल का हूं, 47 ईयर का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 43 साल का हो गया, लग नहीं रहूंगा ना, तो 47 साल का मैं हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन, आते 35 है पर है 37 है, देख रहे हो, आते 35 है 37 है। एक आध रीजनिंग का भी इसी में हो गया होगा, वो टाइम वाला हो गया होगा, और वो था मैथ का ही। एक क्लास के छात्रों की आयु से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, सभी को मिलाकर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो जब माध्य की बात हो रही है तो उसमें हमें करना क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी यहां पर हमें 8 गुणे 8 प्लस 6 गुणे 8 प्लस 10 गुणे 7 प्लस 10 गुणे 7 प्लस 9 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 5 इस छात्रों की संख्या के योग से भाग देना, आंसर आ जाएगा। या हम ऐसा करते हैं कि हम अपने मन से कोई एक डेटा पकड़ ले, मान लो हमने 7 ही पकड़ लिया कि ओवरऑल एक तरीके से औसत है 7 से ऊपर गए तो यहां देखो 1 ज्यादा, यहां 1 ज्यादा, यहां देखा तो कुछ ज्यादा नहीं 0 पर, लेकिन यहां देखा तो 2 कम, ठीक है। तो हमने आपको ये टेक्नोलॉजी सिखाई है, इसका गुणा करोगे 8 6 14, तो इधर इतने में 14 ज्यादा हो गया, यहां नहीं, और इधर देखो 14 कम हो गया, ये ज्यादा ये कम तो बराबर, यानी 7 ही इसका आंसर आ जाएगा। कई बार सिखाया है,
अगर नहीं समझ पाए तो वो गुणा करके सिग्मा एफ आई इसका योग करके भाग दे देना, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये सेट समझ में आया होगा। सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। ठीक है, कैसा लगा अपने विचार जरूर प्रकट करना। धन्यवाद।